नमस्कार, मैं रविश कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्या टीवी पर नफरती बहसों और पूर्वाग्रह फैलाने वाले किसी एंकर को ऑफ एयर करने का फैसला लिया गया है। ऑफ एयर का मतलब होता है एंकरिंग से हटा देना, डिबेट से हटा देना। आप सभी जानते हैं कि गोदी मीडिया के कितने एंकर सीधे सीधे और दाएं बाएं तरीके से नफरत और पूर्वाग्रह हर दिन फैलाते हैं। पूर्वाग्रह का मतलब होता है ऐसी बातें जिनसे आप किसी समुदाय या व्यक्ति विशेष के बारे में धारणाएं बना लेते हैं कि वो लोग ऐसे होते हैं, ये लोग तो ऐसे ही होते हैं। सोचिए, अगर सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का आदेश के रूप में पालन होने लगे और नफरती डिबेट के कारण एंकर हटाए जाने लगेंगे, तब हत्या और बलात्कार के मामले में धर्म के हिसाब से डिबेट करने वाले एंकर क्या करेंगे। पर उससे पहले यह सवाल खुद से पूछिए कि क्या सरकार ऐसे एंकरों को हटा सकेगी। 8 साल के डिबेट का रिकॉर्ड आपके सामने है। क्या उन डिबेट की समीक्षा होगी? क्या सरकार ऐसे एंकरों को नफरती डिबेट करने से रोक सकती है? 15 जनवरी के अंग्रेजी अखबार एक्सप्रेस के पहले पन्ने की खबर है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दर्जनों सरकारी संस्थानों और वैज्ञानिकों को निर्देश दिया है कि जोशीमठ के धंसने को लेकर मीडिया से बात ना करें, सोशल मीडिया पर कोई डेटा साझा ना करें, क्योंकि हालात के विश्लेषण से जमीन पर भ्रम फैल रहा है। जोशीमठ के लोगों में ही नहीं, देश के नागरिकों में भ्रम फैल रहा है। यह आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का निर्देश है। जोशीमठ में 700 से अधिक मकानों में दरारें आई हैं। मुख्यमंत्री का दौरा हुआ है। उन मकानों में रहने वाले लोग क्या इन वैज्ञानिकों की बातों से भ्रम में रह जाएंगे? क्या इस देश में वैज्ञानिक अपनी बात नहीं कर सकते? क्या सरकार चाहती है कि वैज्ञानिक भी उनकी ही बात बोलें? यह कैसा दौर है कि संस्थानों और वैज्ञानिकों को बोलने से रोका जा रहा है। जब देश के वैज्ञानिक नहीं बोल सकते हैं, तब फिर सुप्रीम कोर्ट के उन सवालों को सामने लाकर पूछा ही जाना चाहिए कि अगर सरकार नफरती एंकरों को रोक देगी, एक दिन के लिए हटा देगी, तो फिर गोदी मीडिया क्या करेगा? वह जोशीमठ पर वैज्ञानिकों से बातें नहीं कर सकता तो अपनी बहस कैसे बढ़ाएगा? एक दिन ऐसा भी आदेश आ सकता है, याद रखिएगा, कि हमने जोशीमठ को लेकर वैज्ञानिकों को बोलने से चुप करा दिया। वैज्ञानिक मान भी गए, अब जोशीमठ के नागरिक भी ना बोलें, क्योंकि वे भ्रम के शिकार हो चुके हैं। यह जो इनके घर दरक रहे हैं, इनके कारणों को लेकर उन्हें भ्रम हो गया है क्या? फिर ना मालूम यह भी आदेश आ जाए कि चूंकि भ्रम फैल रहा है, इसलिए मीडिया भी इसे कवर ना करे। भ्रम ही भ्रम है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जोसेफ और जस्टिस नागरत्ना की बेंच पिछले कुछ समय से कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इन याचिकाओं में सुदर्शन टीवी के यूपीएससी जिहाद कैंपेन, तबलीगी जमात के समय कोरोना जिहाद कैंपेन और धर्म संसद के दौरान मुसलमानों के खिलाफ दिए गए नफरती बयानों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। याचिकाएं कोर्ट से यह भी चाहती हैं कि नफरती भाषणों को रोकने के लिए कोई दिशा निर्देश भी जारी हो। इन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कोर्ट की तरफ से यह सवाल उठाया गया है कि बढ़ती नफरत या टीवी पर जो पूर्वाग्रह फैलाए जाते हैं, उसके खिलाफ संदेश देने के लिए क्या किसी एंकर को ऑफ एयर करने का फैसला लिया गया है? क्या किसी एंकर को हटाया गया है? आपने खबरें देखी होंगी कि फेक न्यूज फैलाने के कारण यूट्यूब चैनल बंद कर दिए जाते हैं। यह अखबारों में खूब छपता है, जैसे सरकार बहुत बड़ी कार्रवाई कर रही है। नोटबंदी के दौरान 2000 के नोट में चिप लगने की बात करने वाले एंकरों ने क्या फेक न्यूज नहीं फैलाया था? सबसे बड़ा फेक न्यूज तो यूक्रेन युद्ध को रुकवाने को लेकर चलता ही जा रहा है। खुद सरकार के मंत्री इसे दोहराते हैं। उस समय के अखबारों ने इसे हवा दी कि यूक्रेन के छात्रों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रधानमंत्री ने युद्ध रुकवा दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ऑन रिकॉर्ड इसे फिजूल की बात कहा। इसके बाद भी यह झूठ आज तक दोहराया जा रहा है। मंत्री तक इस फेक न्यूज को दोहराते हैं और यूट्यूब के चैनलों को फेक न्यूज के नाम पर बंद किया जा रहा है। क्या पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने कभी इसे फेक न्यूज बताया है? अगर बताया है तो उसे कोर्ट के सामने रखना चाहिए। आपको यह भी देखना पड़ेगा कि गोदी मीडिया के साम्राज्य के जरिए किस तरह से समाज को बांटा जा रहा है। केवल हिंदू मुस्लिम ही नहीं, कई तरह से प्रोपेगेंडा फैलाने का काम इस मीडिया के जरिए हो रहा है।
सरकार की तरफ उठने वाले सवालों को गायब कर दिया जाता है, चुप्पी साध ली जाती है और उसकी जगह पर हिंदू मुस्लिम नफरती मुद्दे लाए जाते हैं। नफरती नहीं होते हैं तो कुछ और मुद्दों को लाया जाता है ताकि असली मुद्दे गायब ही रहें। महंगाई और बेरोजगारी के सवाल को पीछे करने के लिए हिंदू मुस्लिम नहीं भी होता तो दूसरे तरीके बहुत से हैं मीडिया के पास। सवाल है, नफरत फैलाने वाले किसी एंकर या चैनल को बंद किया गया है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जब एंकरों को हटाने को लेकर सवाल पूछा तो गोदी मीडिया में सन्नाटा छा गया। क्या आपने कहीं भी सुप्रीम कोर्ट के इन सवालों को लेकर धुआंधार बहस देखी है, विस्तृत चर्चा देखी है? जस्टिस बीवी नागरत्ना की एक टिप्पणी है कि नफरती भाषण मानवाधिकार का उल्लंघन है, इससे किसी की मानवीय गरिमा को ठेस पहुंचती है। फिर समाज में इस पर चर्चा क्यों नहीं है, मीडिया में इस पर बहस क्यों नहीं है? गोदी मीडिया इतना ही कह दे कि उसके नफरती डिबेट देश हित में है, समाज को बांटने वाले नहीं हैं, तो एक पक्ष तो उनका समझ में आए। और एंकर के खिलाफ क्यों? कोर्ट को क्या यह भी नहीं कहना चाहिए कि एंकरों से पहले चैनलों के खिलाफ एक्शन लिया जाए? जनवरी के पहले हफ्ते में मंत्रियों के बोलने की स्वतंत्रता के मामले में संविधान पीठ की जस्टिस बीवी नागरत्ना ने अलग राय रखी थी और कहा कि मंत्री के निजी बयान के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं हो सकती, लेकिन अगर मंत्री आधिकारिक क्षमता में अपमानजनक बयान देते हैं तो ऐसे बयानों के लिए सरकार जिम्मेदार ठहराई जा सकती है। क्या इससे यह समझा जा सकता है कि एंकर के भड़काऊ भाषण से, स्क्रीन पर लिखे गए भड़काऊ टिप्पणियों से चैनल को यह कहकर बच निकलने की आजादी नहीं मिलनी चाहिए कि इसमें हमने किसी तरह का संपादकीय हस्तक्षेप नहीं किया है, ना कर सकते? इसलिए कहता हूं कि लंबे वीडियो देखा कीजिए, एक एक बात को सुनना और ठहर कर सोचना बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रवीश कुमार ऑफिशियल, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन भी कीजिए, फेसबुक पर भी है और वहां शेयर जरूर कीजिए। हम बात कर रहे हैं आखिर सुप्रीम कोर्ट को कितनी बार कहना पड़ेगा कि न्यूज चैनलों पर नफरत फैलाने वालों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करे? क्या सरकार को यह सब नहीं दिख रहा? आखिर इस बात को लेकर गोदी मीडिया कैसे दिखाए, कैसे डिबेट करे? आप सोचिए, मीडिया का बड़ा हिस्सा सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर बहस करने का नैतिक अधिकार नहीं रखता है, उस लायक नहीं बचा है, वह कर ही नहीं सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो उन्हीं के एंकरों के बारे में कहा है कि ये समाज से अपराध कर रहे हैं। एक नहीं, अनगिनत उदाहरण दिए जा सकते हैं, सिर्फ इस आदेश से संबंधित नहीं। पिछली कई सुनवाइयों के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की बात कही है, जो इस बार की सुनवाई के दौरान अदालत की चर्चाओं में यह बात सामने आई है। अभी हाल की घटना है, यह इसी महीने की घटना है। दिल्ली पुलिस के सहायक इंस्पेक्टर शंभू दयाल की एक आरोपी ने चाकू मारकर हत्या कर दी। उस आरोपी का नाम अनीश राज बताया गया। अनीश राज को मोहम्मद अनीश बनाकर कई चैनलों पर और अखबारों में खबरें चलाई गईं। 11 जनवरी को ऑट न्यूज के कलीम अहमद इसका पर्दाफाश कर देते हैं कि आरोपी का नाम मोहम्मद अनीश नहीं है, अनीश राज है। बूम फैक्ट चेक की निवेदिता निरंजन कुमार ने भी इस पर रिपोर्ट की है। अनीश हिंदू नाम है, मगर मोहम्मद लगाकर इस गोदी मीडिया ने अपराध की इस घटना को हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश की। ऑट न्यूज ने बताया कि कैसे सुदर्शन न्यूज ने इसे जिहादी मोहम्मद अनीश बता दिया। एक बार नहीं, कई बार बताया। आज तक नवभारत से लेकर एनडीटीवी तक पर अनीश राज को मोहम्मद अनीश बना दिया गया। इसकी चपेट में आकर कई पब्लिक फिगर और पत्रकारों ने भी संदिग्ध का नाम मोहम्मद अनीश बताकर ज्ञान देना शुरू कर दिया और बैलेंस साबित करने लग गए कि मोहम्मद अनीश नाम है। तब भी हम इस घटना की निंदा करते हैं, वो भी उस मीडिया से जो नाम का धर्म देखकर बलात्कार के मामले में चुप हो जाता है। गुजरात दंगों के केस में बलात्कारी रिहा हुए, उनका फूल मालाओं से स्वागत हुआ तो गोदी मीडिया चुप रह गया। उसके दबाव में आकर कई लोग, इस गोदी मीडिया के दबाव में आकर कई लोग बैलेंस के चक्कर में यह गलती कर बैठे, बैलेंसवादी बन रहे थे।
ऑल्ट न्यूज ने इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट से निकाला कि मोहम्मद अनीश नहीं, अपराधी का नाम अनीश राज है, जबकि दिल्ली पुलिस के प्रेस नोट में अनीश राज ही लिखा था। उसके पिता का नाम प्रहलाद राज लिखा था। इसके बाद भी मीडिया ने मोहम्मद अनीश लिखा। क्या यह समाज में नफरत फैलाने की कोशिश नहीं थी? क्या यह समाज को बांटने का प्रयास नहीं था? क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसी प्रयास के खिलाफ सख्त टिप्पणी नहीं की? भारत का अधिकांश मीडिया गोदी मीडिया बन चुका है।